हे डियर स्टूडेंट्स, चले आज हम लोग बहुत सारे हम लोग ने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया है बायोलॉजी के। नाउ हम लोग बहुत वाइसली हम चल रहे हैं कि और आगे शिफ्ट का इस बार कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो एटलीस्ट ये आप इसको ओवरव्यू कर लो, एनालिसिस कर लो। देखो जरा कि 12 सितंबर 2024 का जो पेपर था वो किस तरीके से आया था। नाउ सी, क्वेश्चन को समझना, एनालाइज करना, ये समझना कि आपको कितना आता है इस टाइम पे। अगर आपकी तैयारी कितनी होगी, जून में आपका पेपर है, तो मेक श्योर कि इतना आपने किस तरीके से कवर किया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और हमारे कितनी प्रॉब्लम चल रही है कि हमें अपना एटलीस्ट स्कोर चेक करिए। ठीक है, आप स्कोर डालते जाइएगा। चलो, पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, मतलब ठीक है, देखो जरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। चेक करो जरा इसको, क्या होगा इसका आंसर। सी, पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जो कि नहीं हो सकती, तो एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली ला सकते हैं। एंड इट कैन बी लीड टू द ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप एक ऑफस्प्रिंग तैयार करेंगे, आप एक न्यू बॉर्न, न्यू यंग वंस तैयार होता है, दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, स्कोर लिखते जाएंगे आप कि आपको कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट बताएंगे फिर। चलो, इन द फॉलोइंग स्टेज ब्लास्टोसिल कहाँ फॉर्म हो रहा है? ऑफकोर्स ब्लास्टोसिल ब्लास्टोला वाले उसमें फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन देखो फिर 43, कौन सी मंथ में प्रेगनेंसी में पहला फर्स्ट मोमेंट फीटस का दिखता है? ठीक है, ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व। पहली बार फीटस का मोमेंट 5th मंथ में होता है ना। ये भी कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के बाहर अभी तक नहीं दिखा। चलो आगे देखो, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, देखो जरा कि ओव्यूलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से पार्ट्स ऑफ मेमोरी में रहेगा। देखो जरा, स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, विटेलाइन मेंबर और ग्राफिकन फॉलिकल। ग्राफिकन फॉलिकल्स ही रप्चर होता है जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, और यही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यही आपका फिर प्रेगनेंसी के लिए बाद में रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर नहीं होता है तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिशन ऑफ व्हाट। देखो जरा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो प्रशासन द्वारा स्थगित किया जा सकता है वो क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएस, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच ओनली। देखो, सिंगल एफएसएच और सिंगल एलएच कभी काम नहीं होगा, हमेशा इन लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एफएस एंड एलएच भी नहीं होगा, इट विल बी द मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, चलो आगे देखो, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। ठीक है, जर्म सेल्स और स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? टेस्टिस में होता है, लेकिन ये एब्डोमेन कैविटी, बाहरी एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रॉटम जो है, स्क्रॉटल जो सैक है, जो स्क्रॉटल है, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही क्यों लोकेटेड है, अंदर क्यों नहीं है? क्या इसका रीजन है? देखो जरा, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है रदर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, या फिर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हायर टेम्परेचर होता है rather than the normal temperature। ठीक है, because sperm formation required an open space, because sperm formation requires an enclosed space। इसको आप एलिमिनेट करेंगे, दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ से आप दो आपको समझ में आएगा कि या तो लोअर टेम्परेचर या तो हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होगा तो स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रहती है वो रप्चर हो जाएगी, या फिर वो खत्म ही हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो एनसीईआरटी से बाहर ये भी नहीं है। चलो, एमनियोसेंटेसिस विच काइंड ऑफ डायग्नोसिस? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस नहीं, फार्मेकोजेनेटिक्स जेनेटिक्स डायग्नोसिस नहीं, प्रीनेटल डायग्नोसिस बायोप्सी नहीं होगा। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी ये होता है कोई भी अपने टिश्यू का, या फिर कोई भी स्मॉल टिश्यू है, ठीक है, या आपने स्मॉल टिश्यू का टुकड़ा लिया किसी भी जगह से, वॉट एवर जहाँ का आपको जांच कराना है, हम इसको जांच कराएंगे। ठीक है, जांच के लिए भेजते हैं, और इसी मतलब छोटे से मास, फिर बोलो छोटे से टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? बायोप्सी। किस लिए हम करते हैं? फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमको देखना रहता है कि सेल्स कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोप्सी। ठीक है, चलो, प्रीनेटल डायग्नोसिस एमनियोसेंटेसिस क्या होता है पता है ना? मेल या फीमेल को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस होता था,
और क्या करते थे, अगर हमें कोई डिसीज कंडीशन देखना है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या फिर कोई सिंड्रोम है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? सी। चल आगे देखो, स्कोर लिखते जाना तो मेक श्योर आपको पता चलेगा। चलो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज पे पहले बताओ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? ये आपका यूट्रस वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है और ये आपकी ओवरी है। ठीक, चल अभी ये आपका यूट्रस वाला एरिया होगा। ठीक, और प्रेगनेंसी इम्प्लांट कहाँ पर होगी? यूट्रस वाले पॉइंट में, मतलब ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर इस पूरे पोर्शन पे यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है यूट्रस का, या फिर बोलो यूट्रस में फीटस का, तो इस छोटे वाले पार्ट में कहीं भी अगर फीटस का इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, फीटस का इम्प्लांटेशन हो रहा है, फीटस यहाँ पर हो रहा है, तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाएगी। वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी वजह से, वॉट एवर इट विल बी द रीजन, किसी वजह से आपकी ट्यूब में आ गई, ठीक है, या फिर बोलो किसी ऐसे पोर्शन में आ गई, या फिर किसी एस्थमस वाले पोजीशन पे आ गई, तो इन सब पोजीशन, इन सब डिफरेंट पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पढ़ाया था मैंने, ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। समझ में आई बात? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन या फिर बोले इम्प्लांटेशन, फीटस का इम्प्लांटेशन यूट्रस पे ना होके कहीं और हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब चेक करो आंसर। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, नहीं, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव फैलोपियन ट्यूब। डिफेक्टिव फैलोपियन ट्यूब में भी क्यों? फैलोपियन ट्यूब में तो भी गलती है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, मतलब इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो यूट्रस के सिवा कोई दूसरी साइट में इम्प्लांटेशन हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। चलो, हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन हो गई थी कब? हमारे इंडिपेंडेंस जब हम पहुंच गए थे तब। उसके बाद में 2000 तक पहुंच गई, और फिर एट लास्ट 1 मिलियन पहुंच गई, बिलियन पहुंच गई कब? मई 2000 में। क्यों गई थी? प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, एमएमआर और आईएमआर ये भी डिक्लाइन हुआ था, नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज। ठीक है, सारे आंसर सही है। इन सब आंसर्स को सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो हमें डी वाला आंसर, या फिर आप बोलो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ये हम करके चेक कर सकते हो। तो मेक श्योर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल है ना, डबल हेलिक्स जो आपका मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया था, वो कैसा दिया था? ठीक है, चलो देखो जरा कैसा दिया था, जैसा बी शेप डीएनए। ठीक है, चलो, व्हाट वर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ? प्रोटीन्स, एमिनो एसिड नहीं, यूरिया, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं। ठीक है, इट विल बी द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड बाय द एंट अमीबा हिस्टोलिका? पेप्टिक अल्सर और काला आजार तो हो ही नहीं सकते, एस्कैरिसिस नहीं होगा, अमीबाइसिस की वजह से आपका क्या होगा? एंटामीबा हिस्टोलिका। हेल्थ हेल्थ वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। चलो, ये आपकी पर्सनल मेंटरशिप के बारे में है। पर्सनल मेंटरशिप हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारा सिंगल स्टूडेंट पर्टिकुलरली, एक पर्सनली हम उनको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं, पर्सनली गाइडेंस देते हैं टिल देयर एग्जाम, जब तक उनका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, हम उनके साथ 24/7 सपोर्ट्स में रहते हैं। इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे पास जब 30-40 की बैच रहती है ना, तब हम स्टूडेंट को प्रॉपर एक एक बच्चे को नहीं देख पाते। लेकिन पर्सनल मेंटरशिप इज व्हाट? 1-to-1 स्टूडेंट मेंटरशिप, एक ही स्टूडेंट और एक ही टीचर। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि हमारा टीचर पर्सनली हमारे लिए अवेलेबल रहता है, तो स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलो, विच टाइप ऑफ इम्यून सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेडिकेटिंग इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस? इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस के लिए कौन से टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, लिम्फोसाइट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो, द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? ये दिया था आपका एवी हमडोल्ट ने। गलत मत करना ये ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक, आगे देखो,
रिवर प्रॉपर्ट हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एलरिच ने दिया था, है ना, और शेकल ने, टिलमन, ये सब तो नहीं हो सकते। ठीक, चलो आगे देखो। पैचिटिन फेस प्रोफेस 1 के टाइम पे कौन सा बहुत ज्यादा अपेरेंट दिखेगा? इसमें अपीयरेंस में कौन ज्यादा क्लियर दिखेगा? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर ये नहीं दिखते हैं। टेट्राड्स पूरे ऐसे क्लियर दिखते हैं। ठीक है, जो कि टेट्राड्स जब फॉर्म होते हैं ना तो पूरे ऐसे क्लियर दिखते हैं। समझ में आई बात? पॉलन ग्रेन के टाइम पे तो इट विल बी द टेट्राड्स। अच्छा, मिल्क से कर्ड में क्या बनेगा? बहुत इजी है, लैब बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, टाइटरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और फेनोलिक एसिड, इसमें आप ये जरूर देखेंगे ये किस में पाया जाता है, कौन सी प्रोसेस के लिए ये होगा। ठीक है, कमेंट में बताना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। यहाँ तो कर्ड के लिए पूछा था, नेक्स्ट टाइम पे टाइटरिक एसिड के लिए पूछ लेगा, या फिर ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया के लिए पूछ लेगा, तो याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। restriction endonuclease which always cut DNA molecules at particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair is what? देखो जरा, हिंद 2, हिंद 1, हिंद 3। हिंद 3 तो होगा नहीं, PSU 1 भी नहीं होगा, हिंद 1 या हिंद 2 में होगा। हिंद 2 ही होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये ह्यूगो ट्री राइस के हिसाब से म्यूटेशन कैसा होता है? रैंडम एंड डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस होता है। स्मॉल एंड डायरेक्शन है, क्या होगा? इट विल बी द रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। ठीक, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं, बियॉन्ड एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं है। स्पोरोलाइनिन किस में होगा? तो स्टिग्मा में नहीं हो सकता है, स्टाइल में भी नहीं हो सकता। हमारे बच्चे एंटाइन और एक्साइन में। एंटाइन और एक्साइन के बारे में बात करो। एक्साइन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, इट विल बी अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जो रहती है किसकी बनी रहती है? आपकी स्पोरोलाइनिन की बनी रहती है। ठीक है, एंटाइन देखो, एंटाइन आपकी इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में। और ये जो इंटरनल लेयर आपकी किसकी बनी रहती है? आपकी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है? स्पोरोलाइनिन किसमें प्रेजेंट होगा? आपका एक्साइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक भी एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आया था, एनसीईआरटी से बाहर मत जाना। ठीक है, तो ये आपके थे 60 क्वेश्चन। स्कोर बताएंगे कि स्कोर आपका कितना हुआ। देखो जरा, अपने आप को क्रॉस चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपने कितना किया है। और एक चीज, टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना, पेपर पास में है जून में, टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ लगाओ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, वॉट एवर इट विल बी, इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और मेक श्योर आप जो टेस्ट सीरीज जहां से भी लगाओ, चाहो मेरे पास से लगाओ, किसी और के पास से लगाओ, नए सिलेबस के बेस्ड पर लगाना। नए सिलेबस का मतलब ये नहीं कि नया सिलेबस, नए सिलेबस का मतलब ये है कि एटलीस्ट क्वेश्चन का लेवल देखना। ऐसा नहीं कि हमने कहीं की भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया और अगर क्वेश्चन का लेवल सही नहीं तो आपकी टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी पेड बैच बायोलॉजी की चल रही है। ठीक है, आप वो भी ज्वाइन करें। ठीक है, 899 पे आपकी पेड बैच स्टार्ट हो गई है। प्योर बायोलॉजी इतनी हम इसकी इसकी गारंटी देंगे कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। ठीक है, टेस्ट सीरीज लीजिए, स्कोर अपने बताइए। ये सारी इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगी, यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू है, यू कैन मैसेज, कमेंट में बताओ, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, वहाँ पे डिस्कशन सेशन है, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।